नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 1.1 का अध्ययन करेंगे। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि यह वीडियो लेक्चर यूपी बोर्ड के उन छात्रों के लिए बनाया जा रहा है जो कक्षा 10 में हैं और चित्रा प्रकाशन की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम चित्रा प्रकाशन भी अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं। NCERT की मैथ भी हमारे चैनल पे चल रही है। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान है, बस एक बात आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको मैं स्टेप वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं स्टेप 1 पर। स्टेप 1 पर हम देखते हैं कि एक सूत्र है यूक्लिड का। वो सूत्र है A = BQ+R। ये सब चीज़ें जो लिखी हैं ये होती क्या है, पहले इस बात को समझिएगा। और मेरा प्रॉमिस है, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि जब मैं पहला स्टेप और दूसरा स्टेप समझा लूँगा तो दूसरा प्रश्न यानी जो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न है आपके लिए होने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। सबसे पहले जैसे स्टेप 1 में हम क्या समझना चाहते हैं, यूक्लिड का सूत्र समझते हैं। ठीक है, देखिए हम कहते हैं कि जैसे हमारे पास कोई संख्या है 3 और हमें इसमें भाग देना है 10 में 3 से भाग देना है। तो साधारण सा भाग है, 3 तिया 9 होता है, 3 बार जाएगा 9 आएगा और हासिल आएगा 1। आसान बात है। अब देखिए, इसको कहते हैं भाज्य यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है। इसको कहते हैं भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है। इसको कहते हैं भागफल यानी जो भागफल आ रहा है, और इसको कहते हैं शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पे एक जादू दिखाता हूँ मैं आपको। ये 10 है, इस 10 को लीजिए, बराबर कीजिए। ये 3 है, ये भी 3 है, यानी भाजक और भागफल का आपस में गुणा कीजिए, 3 × 3, और जो शेषफल है उसको जोड़ दीजिए। तो क्या होता है कि 10 बराबर 3 त्रिका 9 + 1, 10 बराबर 10 आ जाता है। ठीक है, ये पहली बात है। ये मैं तरीका समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो सकता है कब, जब हम ये नियम अप्लाई करें। ठीक है, अब यूक्लिड ने क्या किया, यूक्लिड ने कहा ये जो 10 है ना, पहले इसको भाग का रूप देते हैं। ठीक है, कहा जो 10 के स्थान पे है यानी इस वाले स्थान पे, यहाँ पे हम मान लेते हैं A। ठीक है, ये जो 3 है इसके स्थान पे मान लेते हैं B, ये जो 3 है इसके स्थान पे मान लेते हैं Q, और ये जो शेषफल आ रहा है इसके स्थान पे मान लेते हैं R। ठीक है, तो अब इस चीज़ को इस रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि भाई 10 और 10 के यहाँ पे 10 है और इस 10 के स्थान पे क्या है A, तो ये हो गया A। 10 के बाद भाई बराबर ये 3 है, इस 3 के स्थान पे क्या है यहाँ पे, ये है B, इंटू ये 3 है, इस वाले 3 के स्थान पे यहाँ पे क्या है Q, और ये शेषफल है 1 यानी ये +1 हुआ है ना, ये 1 है और 1 के स्थान पे क्या है R, तो +R। तो ये हो गया A = BQ+R, और यही होता है यूक्लिड का सूत्र। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। स्टेप 1 में हमने यूक्लिड का सूत्र समझा है। अब स्टेप 2 ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्टेप 2 कुछ भी नहीं है। स्टेप 2 में स्टेप 2 ये जो R है बस इसी को समझना है। शेषफल को R कहते हैं और जिससे भाग दिया जाता है उसको B कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R जो है वो हमेशा छोटा होगा B से। भाई ये बात क्या समझ में आई। ये जो चित्र है, ये पेट, ये वाला चित्र आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह से हम बनाते हैं, ग्रेटर देन, ये लेस देन, यानी जिस तरफ इसका पेट खुला रहता है वो बड़ा होता है। तो इस समय इसका पेट किसकी तरफ खुला है, B की तरफ, यानी B बड़ा है। किससे बड़ा है, R से। अब ये बात समझ में नहीं आई। स्टेप 2 है हमारा, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपके लिए सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हमने कहा कि R हमेशा B से छोटा होगा। ये जो भाजक है इससे शेषफल हमेशा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा कि भाई ये हो सकता है कितना आ जाए, ये 1 है तो 3 से छोटा है। अगर 1 के स्थान पे 2 आ जाता
अब मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ शेषफल और भागफल को भाजक को देख रहा हूँ, ठीक है। तो b और r की तुलना कर रहे हैं। तो भाई 3 से 2 भी छोटा है, अगर r का मान 2 आ गया तो भी 3 से छोटा है। लेकिन अगर गलती से यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, यानी शेषफल 3 आ गया, कोई संख्या ऐसी होती जहाँ पे शेषफल 3 आ जाता तो ये 3 को काट देता, और यहाँ पे 3 से 3 कट जाता, एक अन्नम जाता एक बार, और 3 से 3 कट जाता, शेषफल 0 आ जाता। मोटी मोटी बात समझिए, मैं ये भाग आपको नहीं समझा रहा, मैं केवल 3 और इस r की तुलना कर रहा हूँ, यानी b और r की तुलना कर रहा हूँ, और तुलना करके मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि r का मान हमेशा b से छोटा होगा, क्योंकि जैसे ही b का मान r के बराबर होगा, यानी r का मान b के बराबर होगा, b उसको काट करके 0 कर देगा। यानी r का मान या तो भाई 0 हो सकता है ना, 0 के बराबर हो सकता है, या फिर हमेशा b से छोटा होगा। ये दूसरी बात थी जो आपको ध्यान रखनी थी, जो मैंने समझा दिया। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि भाई जो हमारे पास r है वो क्या हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है किसके, 0 के, ठीक है। लेकिन r का मान हमेशा b से छोटा होगा, और ये बात हमने आपको समझाई है। क्योंकि भाई r का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। भाई यहाँ पे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, लेकिन कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता, यानी b हमेशा r से बड़ा होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, स्टेप 1 में हमने क्या समझा, रिवाइज करते हैं कि स्टेप 1 में हमने देखा कि यूक्लिड का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस r, और स्टेप 2 में हमने देखा है कि ये जो r होता है इसका मान या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है। यहाँ पे हमने लिखा है इस बात को, यानी r का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन r का मान कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता, यानी b हमेशा r से बड़ा होगा। अब अपने प्रश्न पर चलते हैं और देखिए कितनी आसानी से हम हल कर लेते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा है 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, हम हल करने चल रहे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे सबसे पहले इसको, ये ऊपर का हमने स्टेप समझा है, इसको ध्यान से कहीं पे लिख लीजिएगा। हम सबसे पहले लिखेंगे माना b बराबर 6। अब फटाक से मन में क्वेश्चन आया कि b बराबर 6 क्यों लिख रहे हैं। आप सूत्र जानते हैं, होता है a बराबर b q प्लस r, यानी q के पहले जो संख्या लिखी है वो क्या है, b का मान है ना। q के पहले जो संख्या लिखी है वो किसका मान है, b का। यहाँ q के पहले कौन सी संख्या लिखी है, 6। q के पहले कौन सी संख्या है, 6, तो b का मान कितना हो गया, 6, ठीक है। तो b का मान हमने मान लिया 6। अब हम जानते हैं कि यूक्लिड का सूत्र होता है a बराबर b q प्लस r, ठीक है। और r का मान, चूंकि r हमेशा छोटा होता है, सॉरी ये चित्र सिंबल थोड़ा सा गलत बन गया, r छोटा होता है b से, या फिर r बड़ा होता है या बराबर होता है 0 के। यहाँ पे आप 0 लिख लीजिएगा, थोड़ा सा ये वाला चीज़, ठीक है। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पर r के जो संभावित मान है, r के संभावित मान तो कितना हो सकता है, b का मान कितना है, 6। तो इसका मतलब r का मान हमेशा क्या, या तो 0 के बराबर हो सकता है, यानी या तो 0 हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा 1 हो सकता है, 0 से बड़ा 2 हो सकता है, 0 से बड़ा 3 हो सकता है, 0 से बड़ा 4 हो सकता है, 0 से बड़ा 5 हो सकता है। क्या 0 से बड़ा 6 भी हो सकता है, नहीं, 6 नहीं हो सकता, क्योंकि b का मान 6 है और r हमेशा b से छोटा होगा। आसान से शब्दों में ध्यान से समझिए कि हमने अभी स्टेप 2 में सीखा कि r का मान या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी b से बड़ा r का मान नहीं हो सकता और ना ही b के बराबर हो सकता है।
ये बात हम जानते हैं ना, क्योंकि जैसे ही b के बराबर होगा वो काट करके 0 कर देगा, और 0 तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 0 1 2 3 4 5 इतने मान हो सकते हैं r के, ठीक है। लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि b का मान 6 है। तो अब हम यही मान रख देते हैं। तो r का मान रखने पर, ठीक है, तो r का मान a बराबर क्या हो सकता है, ये है b का मान हमने कितना माना, यूक्लिड के सूत्र में रखने पर, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा r का मान यूक्लिड के सूत्र में रखने पर, ठीक है, r का मान यूक्लिड के सूत्र में रखने पर। तो a बराबर b का मान हमने कितना माना 6, ठीक है, और q के स्थान पे q ही रहेगा, प्लस r का मान एक बार क्या रखते हैं 0, फिर a बराबर 6q, क्योंकि b का मान 6 है और q ही रहेगा, प्लस r का मान दूसरा क्या है 1, फिर a बराबर 6q प्लस r का मान 2, यानी जैसे जैसे मान है ये सारे रखते चले जाना है। a बराबर 6q प्लस r का मान 3, इधर भी लिख लेते हैं क्योंकि आगे जाने से क्या मतलब, a बराबर 6q प्लस r का मान 4, a बराबर 6q प्लस r का मान 5। इससे ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना ही था। तो ये चीज़ें हमने निकाल ली। अब सबका ए बराबर है तो हम सीधा इस राइट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है, सीधा राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, क्योंकि अब विषम और सम देखना है तो हमें ए से कोई मतलब नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 6q प्लस 0 कामा 6q प्लस 1, यही लिख रहा हूँ, ठीक है, कामा 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 कामा 6q प्लस 5। आसान सी बात थी, हमने ए को छोड़ दिया। अब हमें देखना है विषम, तो अब हमें लिखना है विषम धनात्मक पूर्णांक। अब भाई विषम क्या होता है, विषम होता है जैसे 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5 कामा 7 कामा 11, यानी जो अपने अलावा किसी दूसरे से ना कटे, ये रफ था, ठीक है। तो अब देखिए ये 0 है, 0 नहीं होगा, 1 है, 1 होता है विषम के अंतर्गत आता है, 3 आता है और 5 आता है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन से हो गए, 6q प्लस 1 ये वाला है, कामा 6q प्लस 3 ये वाला है, कामा 6q प्लस 5 ये वाला है। इतने तो विषम में आ गए। और अगर हो सकता है बोर्ड में आपसे विषम ना पूछ के सम पूछ ले, तो अगर सम को पूछ लिया, सम धनात्मक पूर्णांक, तो सम वाले कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6q, अब प्लस 0 नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, कामा आप चाहें तो लिख लीजिएगा 6q प्लस 2 ये भी सम संख्या है, 6q प्लस 4 ये भी सम संख्या है। तो अगर सम को पूछे तो ये वाले हैं और विषम को पूछे तो ये वाले हैं। तो अब मिलाते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 हमें मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। फिर से रिवीजन करते हैं एक बार, कहीं नहीं जाना। स्टेप 1 में हमने यूक्लिड का सूत्र समझा था कि a बराबर bq प्लस r होता है। स्टेप 2 में हमने सीखा कि r का मान हमेशा b से छोटा होगा या फिर r का मान 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, ठीक है। सवाल को कैसे हल किया, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना b बराबर 6 है। फिर आप यूक्लिड का सूत्र जानते हैं, a बराबर bq प्लस r, जहाँ पर r का मान 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन r का मान कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। तो हमने कहा कि r के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। जब b का मान 6 है तो r का मान 6 से कम होगा। तो भाई 0 6 से कम है, 1 6 से कम है, 2 6 से कम है, 3 6 से कम है, 4 6 से कम है, 5 भी 6 से कम है। तो इतने संभावित मान हैं। अब इन सभी मानों को हमने r का मान यूक्लिड के सूत्र में रख दिया, यानी r का मान यूक्लिड के विभाजन सूत्र में रखने पर आप लिखेंगे। तो a बराबर 6q प्लस 0 एक बार r का मान रखा, फिर a बराबर 6q प्लस 1 दूसरी बार r का मान रखा, a बराबर 6q प्लस 2 तीसरी बार और a बराबर 6q प्लस 3 ये चौथी बार। यानी r के जितने मान थे उन सभी को हमने रख करके अलग अलग सूत्र यानी समीकरण बना लिए।
ठीक है। इस तरह से जब हमने अलग अलग समीकरण बना लिए तो हमें केवल राइट हैंड साइड से मतलब था, क्योंकि उसने विषम धनात्मक पूर्णांक पूछा था, तो हमने ए को छोड़ दिया और केवल 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 लिख लिया। अब उसने जो चीज़ पूछी थी यानी विषम पूछा था, तो हमने देखा कि विषम 1 होता है, विषम 3 होता है, विषम 5 होता है, तो हमने विषम धनात्मक पूर्णांक लिखा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। लेकिन अगर बोर्ड में आपसे सम भी पूछ ले, क्योंकि वहाँ पर तो कोई बैठा नहीं है, तो सम पूछ लेता है, तो सम हम जानते हैं कि भाई ये 0 वाला एक हो गया सम, 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4, ये सम हो गया। तो बस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आगे के सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। बहुत सारी बेसिक बातों का हमने ध्यान रखा, अध्ययन किया। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।